नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ वहसी नॉवल का पार्ट 13। इसके बाकी के 12 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वहसी नॉवल का पार्ट 13। चैप्टर 5। मुकेश दिल्ली वापस पहुंचा। ऑफिस में परमित प्रधान ने उसे गुड न्यूज दी कि हाई कोर्ट से निखिल की जमानत हो गई थी। बढ़िया, मुकेश बोला। हमारी फर्म के बड़े रसूख और आनंद साहब के बड़े रुतबे का कमाल है। अब वो कहाँ है? ऊपर आनंद साहब के फ्लैट में। जरा फोन पर बात कराओ तो। अपने ऑफिस के फोन से उसने उसकी निखिल से बात कराई। मुकेश बोलता हूँ। मुकेश बोला, बधाई हो। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। जरा नीचे आ सकते हो? क्यों? भाई, एक प्याली कॉफी पीकर तुम्हारी जमानत पर रिहाई सेलिब्रेट कर लेंगे। ऐसा है तो ऊपर आ जाओ, तुम्हारे पहुंचने तक कॉफी तैयार मिलेगी। ऊपर और कौन है? कोई नहीं, आता हूं। मुकेश ऑफिस से निकलकर लिफ्ट पर सवार हुआ और टॉप फ्लोर पर स्थित आनंद साहब के फ्लैट में पहुंचा। मुकेश ने उसे फिर से बधाई दी। निखिल ने शुक्रिया बोला और कॉफी पेश की। अपने लिए बना रहा था, वो बोला। इलेक्ट्रिक केटल में पानी उबल रहा था जबकि तुम्हारा फोन आया। बहुत संजीदा सूरत बनाए हो। क्या बात है, कोई गड़बड़ है? हो भी तो क्या है, तुम क्यों पूछते हो? भाई, है तो मैं कोई रास्ता सुझाता हूं। तुम रास्ता सुझाते हो? हाँ, जेल में बंद अपने केस के बारे में सोचने के अलावा और मुझे काम क्या था? तुमने कुछ सोचा है? हाँ। क्या? पहले तुम बताओ, केस की पोजीशन क्या है? हमारा पलड़ा मामूली सा भारी जान पड़ता है, लेकिन सिर्फ मामूली सा। इतना नहीं कि हम मिठाई बांटने लगे और भंगड़ा नाचने लगे। इतना कि मैं बरी हो जाऊं? नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? मुकेश खामोश रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। क्या? मुकेश ने पूछा। मेरी गवाही कराओ, मुझे गवाह के कटघरे में खड़ा करो। पागल हुए हो? सरकारी वकील अदलखा तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। क्यों कच्चा चबा जाएगा? मेरा दामन साफ है और मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। क्या कतई कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं जिसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सके। 4 किताबें कानून की पढ़ चुके हो, इसलिए लगता है कि तुम अपने आप को 30 मार का समझने लगे हो। एक बार कटघरे में खड़े हो जाओगे तो खामोश नहीं रह पाओगे, ना किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकोगे। दोनों में से कोई भी काम करोगे तो वो तुम्हारे गुनाह का अपने आप में सबूत होगा। जितनी तुम्हारी उम्र है, सरकारी वकील का उतना वकालत का तजुर्बा है। ठहर पाओगे उसके सामने? लिहाजा कबूल कर रहे हो कि वो तुम्हारे से ज्यादा काबिल वकील है। बराबर है, मेरे से ज्यादा काबिल भी और मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार भी। पता नहीं अभी तक तुम्हें मालूम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं मर्जी से तुम्हारा वकील नहीं हूँ। मुझ पर थोपा गया है ये काम, जबकि थोपने वाले को बखूबी मालूम था कि मुझे कत्ल के केसों का कोई तजुर्बा नहीं। सच पूछो तो मुझे कैसे भी केसों का कोई तजुर्बा नहीं। तो बतौर वकील करते क्या हो? डेस्क वर्क या पब्लिक रिलेशन। मेरे छोटे से कैरियर में इससे पहले ट्रायल वर्क की कभी नौबत नहीं आई। लेकिन केस तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। खुद अंकल तुम्हारी तारीफ करते थे। मैं कुछ कर पाया तो महज इसलिए कि मैंने दिन रात मेहनत की। अपना उठना बैठना, सोना जागना सब तुम्हारे केस को बना लिया। बस एक इसी बात में मैं सरकारी वकील से आगे हूँ। उसने पुलिस के लिए कई केस लड़ने हैं, जबकि मैंने एक ही केस में जान लड़ा देनी है। उसको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हार गया तो समझो कि लुट गया। मैं तुम्हारी निष्ठा की दाद देता हूं। वो छोड़ो और हकीकत को तस्लीम करो। तुम गवाह बनकर कटघरे में खड़े हुए तो सरकारी वकील तुम्हें स्टील रोलर की तरह रोनता गुजर जाएगा। देखा नहीं तुम्हारे फ्लैटमेट हरीश हांडा का उसने क्या हाल किया था? मैं हरीश हांडा नहीं हूं। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट समझते हो अपने आप को, तो ठीक है, समझो। तुम्हारे इसरार पर मैं तुम्हें गवाह के कटघरे में एक शर्त पर खड़ा कर सकता हूँ
कि जो कुछ भी तुमने कहना है, जो कुछ भी तुम जानते हो, वो सब कुछ वो नौबत आने से पहले मुझे मुकम्मल तौर पर लफ्ज ब लफ्ज मालूम होना चाहिए। भली बुरी हर छोटी बड़ी बात मेरी जानकारी में होनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकता। इस मामले में मेरी भी तो कोई मर्जी हो सकती है। अगर मैं दुहाई दूं कि मैं अपने ही केस में गवाह बनना चाहता हूं तो तुम क्या करोगे? तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो करना होगा तुम्हारे अंकल खुद करेंगे या उनका रिटेन किया हुआ कोई दूसरा वकील करेगा। मेरे को सब कुछ तुम्हारे सामने कह डालने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली बोलो, जानना क्या चाहते हो? हरीश हांडा की गवाही से पहले मैंने उससे पूछा था कि क्या कोई ऐसी बात थी जो उसके बतौर गवाह पेश होने पर केस के लिए कोई असुविधा खड़ी कर सकती थी। उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने उसकी बात पर एतबार करके गलती की क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो ड्रग्स के चक्कर में गिरफ्तार हो चुका था। ये बात सरकारी वकील ने क्रॉस क्वेश्चन किया तो निकली, जबकि मुझे इसकी पहले से खबर होनी चाहिए थी ताकि उस बात को वाटर डाउन करने के लिए मैं एडवांस में कोई जुगत सोच के रखता। वो मामूली बात थी। अच्छा, ड्रग्स के पोजेशन और यूज के इल्जाम में गिरफ्तार होना मामूली बात है? अरे भाई, क्राइम के तौर पर गांजे का इतना बड़ा दर्जा नहीं है। तुम्हारी निगाह में नहीं होगा, कानून की निगाह में बराबर है। चलो होगा, हांडा ने गांजे का कश लगा लिया तो ये बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लायक कैसे हो गई? आम हालात में नहीं हो गई, लेकिन उसकी उस हरकत के वक्त अगर तुम भी उसके साथ थे और तुम भी गिरफ्तार हुए थे तो हो गई। अब साफ बोलो, तुम भी उसके साथ गिरफ्तार हुए थे? हाँ। फिर क्या हुआ था? हमें थाने से ही छोड़ दिया गया था, लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर। दूसरे थानेदार को हमारी कम उम्री पर तरस आ गया था। मुझे दूसरी बात ज्यादा मुमकिन लगती है। बहरहाल कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। गिरफ्तारी की बात तुम्हारे अंकल को मालूम है? नहीं, हम छोड़ न दिए जाते तो मालूम होकर रहती, लेकिन वैसे मालूम नहीं हुई थी। कभी कोई और भी नशा किया? और कौन सा? कोई भी। कितने ही तो उपलब्ध है आजकल। नहीं। हांडा ने? मेरे ख्याल से उसने भी नहीं। वो तो उस रोज भी बेचारा शेखी में मारा गया था। कितने ही जने तो थे जो कश लगा रहे थे। किसी ने उसे फिसड्डी कह दिया तो जोश में आकर उसने भी कश लगा लिया। तो मैं इसे सच मानूं कि तुमने कोई हार्ड नशा कभी नहीं किया? हाँ। एस्टेसी के बारे में क्या कहते हो? ना। जानते तो हो ना वो क्या चीज है? नशे की गोली है। तुमने कभी नहीं खाई? ट्रायल के तौर पर भी नहीं? वैसे एक मर्तबा भी नहीं जैसे गांजा पिया था? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं भाई, यकीन ना हो तो हरीश हांडा से पूछ लो, शरद त्यागी से पूछ लो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। कोई, खास तौर से हांडा, एक बात में झूठ बोल सकता है तो एक से ज्यादा बातों में झूठ बोलने से उसे क्या गुरेज होगा? कैसी विडंबना है कि लॉ के स्टूडेंट परजुरी का मतलब नहीं जानते, झूठी गवाही की सजा नहीं समझते। तुम क्या कह रहे हो? हांडा ने अपने बयान में कहा था कि निकिता तुम्हारी स्टेडी गर्लफ्रेंड थी और तुम उसके वफादार थे। तुम दाएं बाएं मुंह नहीं मारते थे और एक गर्लफ्रेंड व्रत धारण किए शख्स थे। याद आया? हाँ। तो शरद त्यागी आयशा अब्राहम नाम की उस लड़की के बारे में जरूर झूठ बोलता होगा जो तुम्हें पटियाला के एक डिस्को में मिली थी। अच्छा वो? हाँ वो। अरे वो कुछ बात नहीं थी, वो तो मैंने यूं ही त्यागी को तपाने के लिए बड़ा चढ़ाकर बोल दिया था। उस लड़की से तुम्हारे जिनसी ताल्लुकात नहीं थे? अरे कहाँ, कभी साथ बियर पी लिया, डांस कर लिया, उससे आगे ताल्लुकात नहीं बढ़ पाए थे। तुम जिनसी ताल्लुकात कहते हो? मैंने कभी छुआ तक नहीं था उसे। फिर तो तुम जादूगर हो। क्या? बिना छुए लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हो तो जादूगर ही तो हुए। प्रेग्नेंट? फिर अबॉर्शन, निकिता की तरह एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट। कोई फर्क था तो ये कि पटियाले वाली के केस में अबॉर्शन के लिए रकम भी तुमने मुहैया कराई, 25,000 रुपए। कौन बोला ऐसा? लड़की का बाप। खास पूछे जाने पर शरद त्यागी भी बोलेगा, जिसे तुमने रकम पटियाला पहुंचाने के लिए हरकारा बनाया था और जो लड़की का तुम्हारे से पीछा छूटा पाकर खुद उसके गले पड़ने की कोशिश करने लगा था। लगता है तुम्हारी इन्हीं करतूतों की वजह से तुम्हारी जेब खाली रहती थी। तुम आयशा के बाप से मिले हो? हाँ। आयशा से भी? हाँ भाई,
पटियाला से अभी तो लौटा हूं। उसका चेहरा उतर गया। यार, फिर वो बोला, तुम क्यों पहुंच गए पटियाला उस बुढ़ऊ की बकवास सुनने? बकवास किस लिए भला? वो क्यों झूठ बोलेगा? कोई खुद अपनी बेटी के बारे में ऐसे झूठ बोलता है? मैंने ऐसा कुछ कर भी दिया तो क्या आफत आ गई? वो झल्ला कर बोला, जवानी में मौज बहार कौन नहीं करता? जब मौज बहार दो जनों की रजामंदी से होता है तो एक जना गुनहगार क्यों? वो प्रेग्नेंट हो गई तो ये उसकी भी तो गलती थी। सारी लड़कियां पिल खाती हैं आजकल, उसने भी कोई सावधानी क्यों ना बरती? लिहाजा सब गलती उसकी थी। हाँ, निकिता की भी। उसकी और बात थी। उसकी बात मैं करना भी नहीं चाहता। उसकी मैंने सिर्फ मिसाल दी थी। मैं आयशा की बात करना चाहता हूँ, और वो भी उसकी प्रेगनेंसी की नहीं, क्योंकि तुम्हारी निगाह में आजकल के दौर में वो कोई बड़ी बात नहीं। तो आयशा की और क्या बात करना चाहते हो? उसकी दुर्गत की, जो तुमने की। आखिरी बार जब तुम उससे मिले थे और रात के 1:30 बजे उसके ड्राइंग रूम की खिड़की में से कूदकर भागे थे, तब तुम यकीनन एस्टेसी जैसी किसी नामुराद नशे की जकड़ में थे। तुम्हारा दिमाग हिला हुआ था, तुम पर वहशत सवार थी, वरना तुमने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को कच्चा चबा जाने की कोशिश ना की होती। लड़की की चीख पुकार सुनकर उसके बाप की नींद न खुल गई होती और वो नीचे ना पहुंच गया होता तो पता नहीं अभी तुम और क्या कुछ करते। उस रात तुम खुशकिस्मत निकले जो कि बाप के हाथ न पड़ गए, वरना जो बुरा हाल तुमने उसकी बेटी का किया था उससे 1000 गुना बुरा हाल उसने तुम्हारा किया होता। लड़की से प्यार जताने का ये कौन सा तरीका है कि झंझोड़ झंझोड़ कर उसे हॉस्पिटल केस बना दिया। उतनी रात गए बेचारे को आयशा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तब भी तुम खुशकिस्मत निकले कि डॉक्टर ने उसे मेडिको लीगल केस ना करार दिया। चुपचाप ही सब पैचअप कर दिया। तुम्हारी उस करतूत को मंगला के साथ बीती से लिंकअप किया जाएगा तो जानते हो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? 10 सेकंड में तुम्हें मुजरिम करार दे देगा। फिर तुम्हारा फांसी लगना महज वक्त की बात होगी। तुम आपे से बाहर हो रहे हो और बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। मेरे कैसे वकील हो तुम कि खुद इल्जाम लगाया और मुझे सफाई का कोई मौका दिए बिना खुद ही सजा भी सुना दी। अब ऐसा करो, फांसी पर भी मुझे तुम ही टांग दो। तुम क्या सफाई देना चाहते हो? अगर तुम मेरे वकील हो तो तुम्हारा मेरे ऊपर एतबार होना चाहिए और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं क्या सफाई देना चाहता हूँ। नहीं मालूम तो सुनो, वो बाप बेटी दोनों झूठे हैं, मक्कार हैं। उनकी मंशा मुझे ब्लैकमेल करने की थी, क्योंकि वो मेरी फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें खाम ख्याली थी कि मैं नोटों का बना हुआ था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं उस लड़की के साथ सोया था, लेकिन ऐसा करने वाला मैं इकलौता मर्द नहीं था। उसका बाप इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ था, फिर भी वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा, क्योंकि और लड़कों में से किसी के पीछे पड़ने से उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। मुझे तो आयशा की प्रेगनेंसी की बाबत भी वो झूठ बोलता लगा था, फिर भी किसी तरह इंतजाम करके मैंने उसे 25,000 रुपए दे दिए थे, जो कि मेरी गलती थी। उस बात में उसे अपनी जीत दिखाई दी और वो मेरे खिलाफ नई नई कहानियां गढ़ने लग गया। अभी आयशा की नोच खसोट की जो बात तुमने कही, वो भी उसके बाप की या बाप बेटी दोनों की एक कहानी है। तुम उस डॉक्टर को भूल रहे हो जिसके पास इतनी रात गए बाप अपनी बेटी को लेकर गया था। लड़की के साथ जो पाशविक व्यवहार हुआ था वो डॉक्टर उसका गवाह होगा। वो भी उनका कोई बिरादरी भाई होगा जो उनके कहने पर कुछ भी कह देगा। ये जानते बूझते कह देगा कि जख्म ठीक हो जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ते हैं। वो खामोश रहा। मंगला और आयशा दोनों ने ऐन एक जैसी दरिंदगी झेली। उन दोनों के केस की समानता ही तुम्हारी लुटिया डुबो देगी। और ये खामख्याली हरगिज भी अपने मन में ना पालना कि प्रोसिक्यूशन को आयशा अब्राहम की खबर नहीं लगेगी। अगर मैं उस तक पहुंच सकता था तो पुलिस भी पहुंच के रहेगी। एक बार उनकी पिता पुत्री से बात हो ले तो फिर वो दावा करेंगे कि तुम 19 जनवरी को तब भी किसी वहसी नशे की गिरफ्त में थे जबकि मंगला से मिले थे, और तुमने मंगला की भी वही गत बनाई थी जो कि पटियाला में आयशा अब्राहम की बनाई थी। तुम मुझे डरा रहे हो, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। तुमने कहा कि अगर पुलिस को आयशा का पता लग गया, लग के रहेगा, तो सरकारी वकील क्या कहेगा? वो जो कहेगा सो कहेगा। तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो? प्रोसिक्यूशन जो कहेगा ठीक कहेगा। मकसद क्या था मेरा? What was the motive? वहशत फैलाने के लिए, बोटियां नोचने के लिए मकसद जरूरी नहीं होता, और कत्ल का मकसद था मॉनेटरी गेन, आर्थिक लाभ। तुम्हें मालूम था मंगला करोड़ों की मालकिन थी और उसकी इकलौती वारिस उसकी बेटी थी। तुम्हारी खुद की माली हैसियत सिफर है। तुम्हारे अंकल ने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारा बाप कोई एसेट्स नहीं बना सका था।
कोई बैंक बैलेंस नहीं जमा कर सका था, उसका कोई बीमा तक नहीं था। लिहाजा रुपए पैसे के मामले में तुम पूरी तरह से अपने अंकल पर आश्रित हो, इसलिए तुमने निकिता पर अपना कब्जा बनाया। कब्जा? शादी के जरिए उससे चोरों की तरह शादी की। प्रेग्नेंट वो शादी से बहुत देर बाद हुई थी। शादी के वक्त प्रेग्नेंट होती तो मैं समझता तुमने जिम्मेदार बनकर दिखाया, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब बाजरिया बेटी तुमने मां की दौलत पर कब्जा बनाया। तुम किसके वकील हो, मेरे या पुलिस के? तुम्हारा। तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह क्यों बोल रहे हो? मुकेश ने एक आहासी भरी। उसने जेब से गुलाबी कागज में लिपटी एक पुड़िया निकाली और उसे खोलकर निखिल के सामने किया। ये क्या है? वो बोला। अंगूठी है, हीरा जड़ा है शायद। हीरा ही है। पहचानते हो इस हीरे की अंगूठी को? नहीं, ये उन जेवरात का हिस्सा है जो कत्ल के बाद मंगला के फ्लैट से चोरी गए थे। अच्छा, तुम्हें कहां से मिली ये? मुझे नहीं मिली, चंद्रेश रोहतगी ने बरामद की। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने? हाँ। बाकी माल? वो भी तकरीबन बरामद हो गया है। कहां से? तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे? और किसे? छुपाने वाला कहीं भूलता है कि उसने कोई चीज कहां छुपाई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है। मंगला के जेवरात उस जासूस का बाप नहीं बरामद कर सकता। उस अंगूठी के जरिए, जो कि पता नहीं उन जेवरात का हिस्सा थी भी या नहीं, तुम चोर बहकाने की कोशिश कर रहे हो। कामयाब नहीं हो सकोगे। मेरे पर तुम्हारी ऐसी कोई पुड़िया नहीं चलने वाली। चल भी चुकी है। क्या मतलब? जेवरात का चोर ये दावा कर सकता है कि किसी का बाप उन्हें बरामद नहीं कर सकता, क्योंकि वही जानता है कि उसने उन्हें कहां छुपाया था। अब बोलो, कहां छुपाया? जमुना में गर्क कर दिया? जमुना के जिक्र से तत्काल उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए कि मुकेश को पूरा यकीन हो गया कि तीर निशाने पर बैठा था। उसका मन वितृष्णा से भर उठा। कितनी देर वो अपलक उसे देखता रहा। क्या देखते हो? निखिल तनिक विचलित भाव से बोला। तुम खूनी हो, मुकेश बोला। शट अप। मैं साबित कर सकता हूं। नॉनसेंस। मैं अब निर्विवाद रूप से साबित कर सकता हूं। तुम पागल हो। तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे वकील हो और तुम्हारा काम मुझे गुनहगार नहीं बेगुनाह साबित करना है। यह भी मेरी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं मेरी, कि मेरा वकील मुझे मुजरिम समझता है। पता नहीं कैसे तुम्हारे मन में यह गलत बेबुनियाद बात घर कर गई कि मैं खूनी हूं, जो कि मैं नहीं हूं। फिर खूनी को खूनी साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम होता है या डिफेंस का? ये तो वही बात हुई कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं केस से अलग हो सकता हूं। ऐसा करके तुम मेरा कोई भला नहीं और भी बुरा करोगे। तुम क्या जानते नहीं हो कि स्टेज पर तुम्हारे केस से अलग होने का क्या मतलब लगाया जाएगा? एक ही मतलब लगाया जाएगा कि मैं मुजरिम हूं। अदालत के कोई फैसला सुनाने से पहले एक तरह से तुम ही ये फैसला सुना दोगे और खुद अपनी उस धारणा की धज्जियां उड़ाओगे कि जब तक कोई गुनहगार साबित ना हो जाए उसे बेगुनाह समझा जाता है। तुम गुनहगार हो। तुम क्या हो? मेरी तकदीर के मालिक, वो मजिस्ट्रेट जिसने मेरा इंसाफ करना है। कोई वकील ऐसे क्लाइंट को इंसाफ नहीं दिला सकता जो उससे झूठ बोलता हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सच को छुपाया, दाई से पेट छुपाने वाली हरकत की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जाता हूं। ये बता के जाओ कि तुम मेरे वकील हो या नहीं हो। मालूम पड़ जाएगा। मुकेश अपने अस्थायी ऑफिस में लौटा। प्राइवेट डिटेक्टिव चंद्रेश रोहतगी वहां इंतजार कर रहा था। परमीत प्रधान से मालूम पड़ा तुम यहीं कहीं थे। वो बोला, इसलिए तुम्हारे इंतजार में बैठ गया। वेलकम। मुकेश अपनी चेयर पर बैठता हुआ बोला। क्या खबर है? उसने जेब से प्लास्टिक की शीशी निकालकर मेज पर रखी। ये गोलियां। वो बोला, तुमने मुझे केमिकल एनालिसिस के लिए सौंपी थी। एनालिसिस हो गया और उसकी लिखित रिपोर्ट भी मुझे मिल गई है। शीशी की बगल में उसने एक लिफाफा रखा। क्या कहती है रिपोर्ट? इसमें मौजूद गोलियां एस्टेसी नाम के ड्रग की है। ओह, एक गोली कम है क्योंकि वो एनालिसिस में यूज हो गई। और फिलहाल कुछ नहीं। तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। इन गोलियों के बारे में रिपोर्ट को मैं याद ही कर रहा था। और भी कुछ खुराफात है मेरे दिमाग में जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्या? आजकल स्टिंग ऑपरेशन बहुत पॉपुलर है। कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जानते हो? जानता हूं। खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो? कर सकता हूं।
तमाम इक्विपमेंट है या मुहैया करना पड़ेगा? है। बाकी बात यहाँ करना ठीक ना होगा। नीचे सड़क के पार जो रेस्टोरेंट है वहां चल के बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। वो वहां से रुखसत हो गया। पीछे मुकेश ने डेस्क टेलीफोन अपने करीब किया और मुंबई कॉल लगाई। नकुल बिहारी आनंद की प्राइवेट सेक्रेटरी ने कॉल रिसीव की। बिग बॉस से बात कराओ, वो बोला। बड़े आनंद साहब से? वो बोली। नहीं, उनसे बड़े आनंद साहब से जो कि जन्नत नशीन है। होल्ड ऑन। यस, होल्डिंग। काइंडली हरी अप। कुछ क्षण बाद उसके कान में अपने बॉस की आवाज पड़ी। माथुर, इज दैट यू? यस सर। तुम मेरी सेक्रेटरी से हमेशा बदतमीजी से क्यों बोलते हो? वो ऐसा समझती है तो गलत समझती है, फिर आपके कान भरती है तो गलत करती है। वो अपने आप को फर्म की नहीं, सिर्फ आपकी मुलाजिम समझती है। ये रवैया गलत है। अब आप मेरी बात सुनिए। क्या बात सुनूं? सर, गौर से सुनिए। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? तुम ऐसा कहते नहीं हो तो मैं तुम्हारी बात गौर से नहीं सुनता। सर, डोंट आर्ग्यू एंड पे अटेंशन। वी आर ऑन ट्रंक लाइन एंड ट्रंक लाइन कॉस्ट मनी। शुक्र है तुम्हें यह बात याद है। सर, इस वक्त कोई क्रॉस टॉक नहीं हो रही और होगी भी नहीं। होगी भी नहीं? जी हाँ, और कॉल किसी अल्टरनेट रूट से भी आप तक नहीं पहुंच रही। माथुर, कम टू द पॉइंट। आई एम ऑलरेडी देयर। जिस असाइनमेंट पर आपने मुझे भेजा है मैं उससे निजात चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके भतीजे को डिफेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम नालायक हो, इनएफिशिएंट हो। क्योंकि वो गुनहगार है। कुछ क्षण के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। क्या बोला? फिर आवाज आई। वही जो आपने सुना या सुना ही नहीं। माथुर, माथुर। मैंने कहा मैं आपके भतीजे को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो गुनहगार है। कौन कहता है? मैं कहता हूं। तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? ये फैसला करना मजिस्ट्रेट का काम होता है। मजिस्ट्रेट ये फैसला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तमाम तथ्यों से वाकिफ नहीं है। और तुम हो? जी हाँ, इस केस की कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी खुलकर सामने नहीं आने वाली, लेकिन जिनकी मुझे खबर है, और वो बातें कहती हैं कि आपका भतीजा गुनहगार है। तुम्हारा मतलब है इशारा करती है? कहती है, बुलंद आवाज में कहती है, लेकिन फिलहाल वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। मत सुनो, मैंने तुम्हें कोई ऐसी बात सुनने के लिए दिल्ली नहीं भेजा है जो तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ जाती हो, और तुम केस को बीच में नहीं छोड़ सकते। मेरी मजबूरी है। सर, आप जानते हैं वकील और क्लाइंट के बीच में रिश्ता डॉक्टर और मरीज के बीच के रिश्ते की तरह होता है। मरीज जब तक अपनी अलामत से ताल्लुक रखती हर बात सही सही नहीं बोलता, डॉक्टर उसकी अलामत को डायग्नोज नहीं कर सकता। किसी के कान में दर्द हो तो उसका घुटना देखकर उसका सही इलाज नहीं किया जा सकता है। आपके भतीजे का एटीट्यूड ऐसे मरीज जैसा है जो कान के दर्द का इलाज घुटना दिखाकर कराना चाहता है। वो झूठ बोलता है और सहयोगियों से बुलवाता है। श्याम बिहारी को बोलो, वो उसे समझा देंगे कि वो सच बोले। वो सच नहीं बोलेगा। उसकी सच बोलने की मंशा होती तो अब तक बोल चुका होता। उसका सच बोलना ये कबूल करना होगा कि वो मुजरिम है। माथुर, ऑल थिंग्स सेड एंड डन। तुम केस को मझधार में नहीं छोड़ सकते। मैं एक खूनी को डिफेंड नहीं कर सकता। अपने क्लाइंट को डिफेंड करना वकील का धर्म होता है। मौजूदा हालात में मैं ये धर्म नहीं निभा सकता। मेरा क्लाइंट मुझे शुरू में बोलता कि वो गुनहगार है तो जुदा बात होती। ट्रायल के बीच में ये बात पता लगना, वो भी उसके बिना बताए, उसके अब भी बिना कबूल किए, जुदा बात है। ऐसे फरेबी शख्स को सजा से बचाना अधर्म है। तुम नहीं बचाओगे तो कोई और बचाएगा। खुशी से बचाए, बल्कि मैं खुद वहां आता हूं। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आखिरकार मैं यही दरख्वास्त करने वाला था। शुक्र है आपने पहले ही ये फैसला कर लिया। आप आज ही रात यहाँ पहुंचिए और मुझे मेरी जिम्मेदारी से निजात दिलाइए। मुझे अपनी कॉशन से और कंप्रोमाइज करने से बचाइए। ये तुम नहीं बोल रहे हो, वो 4 करोड़ रुपया बोल रहा है जिसके हाल में तुम वारिस बने हो। तुम्हारी पहले वाली हैसियत होती तो ऐसी जुबान दराजी और हुक्मदुली की तुम्हारी मजाल ना होती। सर, आप मेरे ऊपर बेजा इल्जाम लगा रहे हैं और असल प्रॉब्लम को मिजाज में लाने से कतरा रहे हैं। माथुर, सजा सुनाना वकील का नहीं, मजिस्ट्रेट का काम है।
अगर मुल्जिम के गुनाह को नापने का मजिस्ट्रेट से बड़ा पैमाना वकील के पास हो तो वकील क्या करे? वो पैमाना तोड़ दे। वही तो मैं कर रहा हूं, तभी तो इस केस से निजात चाहता हूं। वकील से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी निजी राय को दरकिनार करके क्लाइंट का केस लड़े। उसे ये फतवा देने का कोई अख्तियार नहीं कि क्लाइंट मुजरिम है, तब जबकि क्लाइंट उसे अंधेरे में ना रखे, रोक छुपाकर इलाज की उम्मीद ना रखे। 7 खून करने वाला मुजरिम भी कम से कम अपने वकील के सामने हामी भरता है कि वो खूनी है। क्लाइंट गुनहगार होता है तो उसका केस लड़ते वक्त उसके वकील की स्ट्रेटेजी जुदा होती है। उसने स्याह को सफेद और सफेद को स्याह साबित करके दिखाना होता है। अब आप ही फैसला कीजिए कि वकील के लिए कौन सा काम आसान है। वकील को क्लाइंट को या केस को सच्चा या झूठा करार देने का कोई अख्तियार नहीं। उसके सिर पर क्लाइंट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी होती है, जो कि उसने निभानी होती है। यह निर्धारित करना उसका काम नहीं कि उसका क्लाइंट निर्दोष है या दोषी। उसका काम अपनी पूरी काबिलियत से क्लाइंट के वेलफेयर को ध्यान में रखकर केस लड़ना है। सर, ये किताबी बातें हैं और तभी प्रभावित करती हैं जबकि कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। असलियत में वकील कितना भी काबिल क्यों ना हो, अंधेरे में रहकर वो क्लाइंट का केस काबिलियत से नहीं लड़ सकता। तुम ये कहना चाहते हो कि कभी किसी वकील ने कोई झूठा मुकदमा नहीं लड़ा, कभी किसी वकील ने किसी गिल्टी क्लाइंट को डिफेंड नहीं किया? क्यों नहीं किया? किया, बराबर किया। दोनों पक्ष तो कभी सच्चे नहीं हो सकते। एक ने सच्चा होना है, एक ने झूठा होना है। वकील दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि आधे वकील गिल्टी क्लाइंट को डिफेंड करते हैं। तो फिर? लेकिन ये जानते बूझते डिफेंड करते हैं कि क्लाइंट गिल्टी है। आप ऐसे क्लाइंट की कल्पना कर सकते हैं जो अपने वकील को भी हकीकत से नावाकिफ रखता हो? नहीं, लेकिन मैं ऐसे वकील की भी कल्पना नहीं कर सकता जो अपने ही क्लाइंट को गुनहगार साबित करने पर आमादा हो। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं होती तो मेरे पास उपलब्ध तमाम डैमेजिंग जानकारी सरकारी वकील की झोली में होती। मैं फिर और फिर कहता हूं कि मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे ऐसे क्लाइंट को डिफेंड करने से बचाया जाए जो कानून से नहीं, अपने वकील से भी लुका छिपी का खेल खेल रहा है, जो अपने वकील से कुछ न छुपाने की अहमियत को तस्लीम नहीं करना चाहता। अगर क्लाइंट वकील की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो क्या वकील को भी क्लाइंट की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना चाहिए? खरा उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए। भले ही वो झूठ बोले, भले ही कटघरे में खड़े होकर उसके गवाह झूठ बोले। गवाह झूठ बोल रहे हैं? हाँ, वो जिन्हें बतौर विटनेस फॉर डिफेंस तुमने पेश किया। हाँ। यकीन नहीं आता? आता नहीं या करना नहीं चाहते? क्या? क्योंकि आप एक बात पर यकीन कर लेंगे तो दूसरी बात पर करना पड़ जाएगा। दूसरी बात? यही कि आपका भतीजा गुनहगार है। अरे, एक गुनहगार बिना सजा पाए छूट भी जाएगा तो क्या प्रलय आ जाएगी? ये आप कह रहे हैं? और क्या तुम्हारी क्रॉस टॉक हो रही है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजरिम आपका सगे वाला है। लाइन पर खामोशी छा गई। तुम्हें पूरा यकीन है वो गुनहगार है? हाँ। साबित कर सकते हो? हाँ। मैं आ रहा हूं, पहले मेरे को साबित करके दिखाना, उससे पहले कोई बात जुबान से ना निकले। ठीक है। मुकेश ने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। उसने सिर उठाया तो उसका दिल जोर से उछला। चौखट पर श्याम बिहारी आनंद खड़े थे। सर, वो उठता हुआ बोला, आप कब से यहां हैं? शुरू से, वृद्ध गंभीरता से बोले। यानी कि सब सुना? आधा सुना, डायलॉग का तुम्हारी ओर वाला हिस्सा सुना, लेकिन पूरा समझा। सर, आई एम सॉरी। यू नीड नॉट बी। बैठो जरा। पहले आप। वृद्ध चौखट से हटकर एक विजिटर्स चेयर पर आन बैठे तो मुकेश वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। अगर मेरा भतीजा गुनहगार है, वृद्ध गंभीरता से बोले, तो इसका मतलब है मेरा पार्टनर बेगुनाह था। उसने नाहक अपनी जान दी। उसने सिर्फ एक गुनाह किया कि महेंद्र मदान की वसीयत को प्रोबेट कोर्ट में पेश न किया। उसने उसे इंटरस्टेट मरा बताया और यूं मंगला को उसकी जायदाद कब्जाने का मौका दिया, जिसे कि महेंद्र मदान एक फूटी कौड़ी नहीं पाने देना चाहता था। वो कातिल नहीं था, दिल के हाथों मजबूर आशिक था। वो खुदा का नेक बंदा था, जिसने अपनी नेकनामी को दागदार होता पाया तो अपनी जान देकर अपने गुनाह की तलाफी की और यूं अपना दामन उजला किया। वो कातिल नहीं था, लेकिन कातिल था वो जो कोर्ट रूम में खामोश बैठा उसका तमाशा देखता था।
निखिल की खातिर मैंने राजीव आचार्य को कोर्ट में कातिल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके भतीजे की खातिर मैंने पूरी बेरहमी से उस शख्स को कुर्बान कर दिया, क्योंकि तब तक मुझे आपके भतीजे की बेगुनाही पर एतबार था। निखिल से बेहतर कौन जानता था कि राजीव आचार्य बेगुनाह था, लेकिन वो उसके हक में एक लफ्ज ना बोला। कोर्ट से ना बोला तो ना बोला, मेरे से ना बोला, आपसे ना बोला। गूंगा बना बैठा अपनी आजादी की राह पर राजीव आचार्य को शहीद होता देखता रहा। अब तुम खून का बदला खून चाहते हो। एक वहशी दरिंदा, एक आदमखोर जानवर आजाद होकर जब सोसाइटी में वापस पहुंचेगा तो जो हरकत उसने 2 बार की उसे फिर दोहराने से बाज आ जाएगा। आप इंसाफ के मंदिर के पैरोकार हैं। आप ही बताइए कि आपके भतीजे का क्या अंजाम होना चाहिए। उस अंजाम को निर्धारित करने वाले तुम कौन होते हो? आप सारे आनंद एक ही जुबान क्यों बोलते हैं? मैं कोई नहीं होता, इसलिए निजात चाहता हूं। बतौर वकील ये उसके साथ धोखा ना होगा। कैसे होगा? आप इतने अनुभवी वकील हैं, मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? लेकिन आप भूल रहे हैं कि वकील का काम अपने क्लाइंट को फेयर ट्रायल दिलाना होता है। उसके सजा ना पाने की गारंटी वो नहीं कर सकता। शायद कोई क्रुक्ड लॉयर जो जज साहबान को अपनी जेब में रखता हो कर सकता हो, लेकिन बदकिस्मती से अपने प्रोफेशन में उन बुलंदियों तक मैं अभी नहीं पहुंचा, और खुदा ना करे कि कभी पहुंचूं। कानून एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसका रचयिता इंसान है। तुम्हारा क्लाइंट एक प्राणी है जिसका रचयिता भगवान है। भगवान ने उसे रचा था। वो विकृति उसने अपने अंदर खुद पैदा की थी, जिसने उसे वहशी बनाया। उसकी वहशत का मूल्यांकन भगवान ने नहीं करना है तो तब करना है जब वो उसके रूबरू पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये था वहशी नॉवल का 13वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।